हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आज मैं आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 3 हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से लेके आई हूँ। मैं इस वीडियो में आपको हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी ताकि आप उन प्रश्नों के उत्तरों को अपने शब्दों में लिख सकने में सक्षम हो। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हिमालय की बेटियां का प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न संख्या प्रारंभ करने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा और आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आप ही की तरह जो अन्य बच्चे हैं वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो पाएं। तो बच्चों, चलिए प्रारंभ करते हैं हिमालय की बेटियों के प्रश्न अभ्यास। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं? बच्चों, वो हमसे कह रहे हैं, हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम सब जो हैं वो नदियों को माँ मानते हैं, या आप भी जानते हैं गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया, हम सब नदियों को माँ कह करके पुकारते हैं। तो ये जो परंपरा है नदियों को माँ कहने की, ये हमारे भारत में काफ़ी पुरानी परंपरा है। काफ़ी सालों से ये चले आ रही है, मतलब ऋषि मुनियों के समय से ही ये चली आ रही है। तो पुरानी परंपरा के अनुसार हम नदियों को सिर्फ माँ कहते हैं। अब यहाँ पर जो लेखक नागार्जुन हैं, जो इस कविता के लेखक हैं नागार्जुन जी, जो इस चैप्टर के हिमालय की बेटियों के जो लेखक हैं नागार्जुन, उन्होंने नदियों को और किन किन रूपों में यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो हमसे पूछा जा रहा है। बच्चों सॉरी, मैंने पहले कविता बोल दिया था क्योंकि नागार्जुन ने नदियों पर एक बहुत ही सुंदर कविता भी लिखी हुई है। मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपके संग अगर समय रहा तो मैं शेयर जरूर करूंगी। तो बच्चों, किन किन रूपों में देखते हैं ये हमसे प्रश्न किया जा रहा है। माँ के अलावा, माँ तो हम सबको पता है कि नदियाँ हमारे लिए माँ के समान है। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि भारतीय संस्कृति में नदियों को माता कहा जाता है। ये आप सब जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो नदियाँ हैं वो माता के समान मानी जाती है, माता के समान ही उन्हें सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा जो लेखक नागार्जुन जी हैं वो नदियों को बेटी कहते हैं, बेटी मतलब पुत्री, प्रेयसी कहते हैं, प्रेयसी मतलब प्रेमिका, और बहन के रूप में भी उन्होंने चित्रित किया है। 3 रूपों में और चित्रित किया है, बेटी, प्रेयसी और बहन। वो बेटी के संदर्भ में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नदियाँ जो है वो हिमालय की बेटियां हैं। हिमालय जो बर्फीले पहाड़ हैं, उन्हीं हिमालयों की बेटी उन्होंने नदियों को बताया है। वो कह रहे हैं कि पर्वतराज की गोद में इनकी चंचलता देखकर लेखक ने ऐसा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जब लेखक पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नदियाँ यहाँ पर 2 पहाड़ों के बीच में से गहराई में किस तरह आवाज़ करती हुई, कल कल तेज आवाज़ करती हुई बहती है चंचलता के साथ। उनका पानी इतना तीव्र है जिस प्रकार एक चंचल छोटे बच्ची की चंचलता होती है, वो जिस तरह चंचल रहती है, उनके हरकतें, खेल, शरारतें, उसी तरह नदियाँ भी हिमालय की गोद में चंचलता के साथ बहती हैं। इसलिए उन्होंने हिमालय की बेटी कहा है नदियों को। दूसरा, उन्होंने नदियों को प्रेयसी कहा है। अब किसकी प्रेयसी कहा है? उन्होंने नदियों को बादलों की प्रेमिका कहा है, बादलों की प्रेयसी कहा है। जिस तरह एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को उपहार देते हैं, उसी प्रकार जो बादल हैं वो नदियों को वर्षा का उपहार देकर प्रसन्न करते हैं। और यह उपहार पाकर, वर्षा का उपहार पाकर जो नदियाँ हैं वो अपने पूरे उफान में आ जाती हैं और तीव्र गति से बहती हैं। और तीसरा, लेखक जो हैं वो बहन के रूप में चित्रित किया है। तो बहन, लेखक स्वयं नदियों को अपनी बहन मान लेते हैं, क्योंकि जिस तरह वह
अपनी बहन, जिस तरह एक व्यक्ति अपनी बहन से के सम्मुख अपनी सारी परेशानियां बता देता है और बहन उन परेशानियों का समाधान कर देती है, उनकी परेशानी सुलझा देती है, उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि नदी मेरे लिए बहन के समान है, क्योंकि उसके किनारे बैठकर वह अपनी सारी समस्याएं सुलझा लेते हैं। बच्चों, जो लेखक हैं ये उनकी एक स्वयं पर ही बीती हुई घटना है कि जब एक बार लेखक काफ़ी व्याकुल थे, परेशान थे, तो वह नदी के किनारे घूमते हुए चले गए थे और नदी का बहता हुआ जल देखकर वह वहीं पर नदी के किनारे से बैठ गए और उन्होंने अपना पैर जो था वो नदी के प्रवाहित होने वाले जल में लटका दिया था, मतलब अपने पैर को पानी में भिगा दिया था। कुछ ही देर पर नदी के पानी का प्रताप कहिए कि जो लेखक थे उनका मन शांत हो गया जब उनका पैर भीगा नदी के पानी से, और उनका मन ही शांत नहीं हुआ बल्कि जो उन्हें लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें लगा कि अब वह बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। तो लेखक इसीलिए नदी को अपनी बहन कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस प्रकार एक बहन के सम्मुख जाके इंसान की सारी परेशानियां दूर हो जाती है, जब वो अपनी बहन से अपनी परेशानी कहता है तो बहन उन परेशानियों को सुलझा देती है, उनकी समस्या का अंत कर देती है। उसी प्रकार लेखक के उद्विग्न मन और उनकी जो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो नदी के पानी में अपने पैर को भिगा करके वो ठीक हो गए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर नदी को अपनी बहन माना है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आया हुआ होगा पहला वाला प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई है। यहाँ पर सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लेखक ने क्या विशेषता बताई है। तो लेखक कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, हम सभी जानते हैं कि ये दो बहुत बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है। तो लेखक ने कहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदियां हैं। इनका नाम सुनते ही हिमालय से निकलने वाली अन्य छोटी बड़ी नदियों की याद आ जाती है। अन्य जो नदियां हैं उनके बारे में भी याद आ जाती है उनकी भी, क्योंकि ये जो नदियां हैं ये बहुत ही बड़ी नदियां हैं, दो बहुत महानदी के नाम से पुकारी जाने वाली नदियां हैं। लेखक बताते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये नदियाँ तो बहुत बड़ी हैं पर इनका अपना कोई स्वयं में अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये तो हिमालय दयालु, जो हिमालय है उसे दयालु कहा है, उसके पिघले हुए दिल की बूंदें हैं। मतलब जो हिमालय में बर्फ़ पिघल पड़ती है और जब वो बर्फ़ पिघलती है तभी इन नदियों का अस्तित्व बनता है, अन्यथा इन नदियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये हिमालय की पिघले हुए बर्फ़ के पानी से ही इसमें पानी आता है। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि हिमालय में जमी बर्फ पिघलकर नदियों का रूप ले लेती है और ये महानद बनकर समुद्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि आखिर काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। लोकमाता मतलब लोक की माता, सारे जगत की माता। तो इसका उत्तर है नदियाँ माता स्वरूपिणी हैं। नदियाँ जो है वो माता के समान हैं। स्वरूपिणी मतलब समान है। मानव सभ्यता के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो भी हमारी मानव सभ्यताएं आपने पढ़ी होंगी बच्चों, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो सभ्यता, ऐसे ही जो सभ्यताएं हैं उसमें नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। मानव जीवन के लिए यह आवश्यक है, ये जीवन दायिनी है। नदियों के बिना पानी के हमारा जीवन संभव ही नहीं है, इसलिए नदियों को एक माता के समान कहा है और दूसरा जीवन दायिनी के समान कहा है। नदियों के किनारे ही मानव ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती करनी शुरू की। नदियों के किनारे ही बच्चों मानव बसा और उसने अपने जीवन यापन के लिए नदियों के पानी से ही खेती करनी प्रारंभ की। उसने नदियों के जल से सिंचाई की, जिससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी, उर्वरा शक्ति मतलब बच्चों अनाज को उत्पन्न करने वाली शक्ति, वो बढ़ जाती है। आधुनिक युग में पनबिजली परियोजना नदियों पर ही निर्भर है। जितनी भी पन बिजली योजनाएं हैं बच्चों वो सारी की सारी नदियों पर ही निर्भर है, नदियों पर ही डिपेंड है। इतना ही नहीं बच्चों, नदियां जो हैं वो हमारे गांवों और शहरों की जो गंदगी होती है उसे भी अपने साथ बहा करके ले जाती है। फिर भी वे हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण है कि वह हमारे लिए कल्याणकारी हैं और यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोकमाता कहा है।
बच्चों, नदियाँ कहते हैं ना, गंगा में एक डुबकी लगा लोगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ये एक विश्वास है जो ऋषि मुनियों के समय से ही चला आ रहा है, जो यह बताता है कि जो नदियां हैं वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कितनी ज़्यादा कल्याणकारी है। और जो इंसान जो इतना ज़्यादा कल्याणकारी, हमारे लिए हितकारी होता है, तो वह तो पूजनीय होता है। इसीलिए हम नदियों को माता कह के उसकी पूजा करते हैं। तो बच्चों, चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की? उन्होंने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की जब यात्रा में लेखक गए हैं तो उन्होंने क्या क्या चीज़ हिमालय के क्षेत्र में आके देखा और उन्होंने किन किन चीज़ों की प्रशंसा की है? तो इसका उत्तर है बच्चों, लेखक ने नदियों की, जो हमारे पर्वत हैं, कितने सुंदर लगते हैं हमारे पर्वत, इतनी विशालकाय कि जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही दुर्लभ है इतनी विशालकाय पर्वत देखना। वो तो समतल जमीन देखते हैं। तो लेखक ने नदियों, पर्वतों, हमारी बर्फीली पहाड़ियों, जो हिमालय हैं, जो ढके रहते हैं बर्फ से, और सूर्य की पहली और अंतिम किरण जब हिमालय में पड़ती है तो वो कितने चमकते हैं, कितने मनोहारी लगते हैं। हरी हरी घाटियाँ, जो सुंदर सी यहाँ पर घाटियाँ हैं, हरी भरी, हमारी पहाड़ों की गहरी गुफाएं, उपवन, वन और सागरों की प्रशंसा की है। बच्चों, इन सभी चीज़ की लेखक ने प्रशंसा की है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ में। बच्चों, अगला प्रश्न है कि यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंज आए हैं, जो नदियां हिमालय से निकल रही है, आपको वो बदलाव के बारे में बताना है। देखिए, आप तो अब देख रहे हैं, अब आपका बचपन है, आप अभी नदियां देखें, नदियों अपने पर्यावरण को देखें, और जब आप बड़े हो जाएंगे 20 साल के बाद, तब आप समझ पाएंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, जो चेंजेस आपने महसूस किए हैं। तो लेखक ने क्या चेंजेस महसूस किए हैं, क्या बदलाव महसूस किए हैं, वह बता रहे हैं कि 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बहती हुई आ रही हैं। नदियाँ तो वही हैं जो हिमालय के बर्फ़ पिघलने से जो पानी आ रहा है, उन्हीं पानी से नदियों का अस्तित्व है, वो तभी से ही चला आ रहा है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि और बड़ी संख्या में प्रदूषण के कारण जो नदियों में बहने वाला जल है बेटा, वह अब उतना स्वच्छ और निर्मल नहीं रह गया है, कह रहे हैं लेखक, जैसा 1947 के समय में था। नदियाँ जैसी पवित्र मानी जाने वाली गंगा जैसी पवित्र माने जाने वाली नदी के जल की गुणवत्ता में भी कमी आ गई है। बच्चों, ये धारणा है, ये कहा जाता है कि गंगा का पानी जो है वो कभी खराब नहीं होता। बच्चों, ये सुनी हुई बात है, और हम जब सुनते हैं ना तो हमें उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए, हमें पता लगाना चाहिए कि जो हम सुन रहे हैं वो सच है कि नहीं है। जब मैंने भी ये बात सुनी थी कि गंगा के जल में का जल खराब नहीं होता, तो मैं जब गौमुख गई थी गंगोत्री से ऊपर, तो मैं गौमुख से और गंगोत्री से जल लेके आई थी बच्चों। एक बोतल में, छोटी बोतल में मैं पानी भर के लाई थी, और बच्चों आज तक मैंने उस पानी को रखा है। तो बच्चों, ये सत्य है कि इतने साल हो गए हैं, आज मतलब 15 साल समथिंग हो ही गए होंगे, तो वो जल मेरा वैसे का वैसे ही है। उसमें बिल्कुल भी न दुर्गंध आती है, नहीं उसमें कीड़े पड़े हैं, वो बिल्कुल साफ जल है। इसलिए हम जब भी कोई चीज़ सुनते हैं तो हमें उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए कि जो हम सुन रहे हैं वो सही है कि नहीं है, मतलब ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो मैंने भी गंगा के जल की पवित्रता के बारे में बहुत सुना था, और उसको परखने के लिए मैं गौमुख से जल लेके आई थी, और मैंने अभी तक मेरे पास वो जल है, वो जल खराब नहीं हुआ है। तो ये प्रूफ है कि हाँ, गंगा का जल पवित्र है, वह खराब नहीं होता। ठीक है बच्चों, यही नहीं, नदियों के जल का प्रवाह भी कम हुआ है। नदियों की तीव्रता जो थी, जो उनका पानी था, उसका प्रवाह भी कम हुआ है, मतलब नदियों में पानी का जल स्तर कम हो गया है। यह स्थिति मानव जाति के लिए हानिकारक है, और वो कह रहे हैं कि यह स्थिति जो है, यह जो स्थिति है नदियों के जल स्तर में कमी आना, वह हम संपूर्ण मानव जाति के लिए हानिकारक है। क्योंकि अगर नदियों के जल स्तर में कमी आ जाएगी बच्चों, तो जो नदियाँ हमारे लिए, हमारी प्राणदायिनी हैं, जीवनदायिनी हैं,
जिनका पानी पीकर हम जीवित हैं, तो वो जल हमें नहीं मिल पाएगा और बिना पानी के बच्चों जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए हमें नदियों की प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करना चाहिए। अब गर्मी जो इतना हमारी प्रकृति में गर्मी बढ़ गई, जिस वजह से हिमालय जो है पिघल रहे हैं, हमें उसमें भी कमी करनी चाहिए। अपनी तरफ से हमें एक पेड़ अपने जन्मदिन के दिन अवश्य लगाना चाहिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए अपने आसपास हरियाली बनाए रखने के लिए। बच्चों, आप छोटे बच्चे हो, आप ही यह काम कर सकते हो। अगर आप अपने पेरेंट्स को कहें कि अपने जन्मदिन के दिन आप एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे, तो आपके पेरेंट्स भी मजबूर हो जाएंगे आपकी बात मानने के लिए। आप केक तो काटते हैं पर पेड़ नहीं लगाते। तो आपसे ये भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, जितने भी उपाय आप कर सकते हैं, वो आप स्वयं भी करिए और अपने दोस्तों, घर के बड़ों, आसपास के लोगों को भी प्रेरित करिए। और जिसका भी जन्मदिन जब भी होता है वो एक पेड़ जरूर लगाए और कुछ सालों तक उस पेड़ की देखभाल भी करे, क्योंकि जब वो पेड़ छोटा होता है तो उसको देखभाल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जिस प्रकार छोटे बच्चों को देखभाल की ज़रूरत होती है। तो आप उस पेड़ की देखभाल भी करें और जब वो पेड़ जरा बड़ा हो जाता है फिर वो खुद ही अपनी देखभाल स्वयं कर लेता है, वो उसके पास उसको देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है, क्यों हिमालय को देवात्मा कहा है। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि हिमालय जो है वो एक प्रमुख स्थान है। किस चीज़ से प्रमुख स्थान है कि वो स्वर्ग से संबंध रखता है। जैसे हिमालय आप जाएं, आप मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे और हिमालय में जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हिमालय क्षेत्र में मन को शांति मिलती है। ठीक है, तो हिमालय को स्वर्ग से संबंध वाला क्षेत्र कहा है। यहाँ पर जो देवता है वो निवास करते हैं, उनकी निवास स्थली है हिमालय, इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। देवात्मा मतलब देवों की आत्मा कहा है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब अगले प्रश्न की तरफ तो बच्चों, अगला प्रश्न है कि पिछली कक्षा में जो आपकी क्लास 6 थी उसमें आपने संज्ञा, विशेषण, इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, उनके भेद आपको पता होंगे। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान करिए। आपको विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। ये है ना, जैसे मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार क्या है, विशेषण है, और मूसलाधार किस चीज़ की विशेषता बता रहा है, वर्षा की, इसलिए वर्षा क्या है, विशेष्य है। बच्चों, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जो वो संज्ञा शब्द होते हैं ना वो विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण जिस चीज की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द दे रखे हैं बच्चों, आप खुद प्रयास करिए पहले, उसके बाद फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी। आप फटाफट प्रयास करिए और इसके उत्तर खुद छाट के लिखिए और फिर अपने उत्तर को आप जज करिएगा कि आपने कितना सही लिखा है। ठीक है, तो इसका उत्तर बच्चों मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। विशेषण है बच्चों महिला, महिला विशेष्य है और महिला के लिए संभ्रांत विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। नदियाँ विशेष्य है, संज्ञा शब्द है, और इनके लिए चंचल विशेषण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ। आंगन संज्ञा शब्द है और विशेष्य है, किसका विशेष्य है, समतल विशेषण का विशेष्य है। जंगल संज्ञा शब्द है, घना विशेषण का विशेष्य है। वर्षा विशेष्य है, किसका, मूसलाधार का। ठीक है बच्चों, तो आपने अपने पहले उत्तर खुद कर लीजिए, फिर आप चेक करिए कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। बच्चों, उसी तरह ये प्रश्न भी आपको खुद करना है। आप देखिएगा, द्वंद्व समास आपने पढ़ा होगा, समास के 6 भेद होते हैं, उसमें से एक द्वंद्व समास भी है।
आप जानते हैं कि द्वंद्व समास के दोनों ही पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। कोई एक पद प्रधान नहीं होता, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है राजा रानी, इसमें राजा और रानी दो शब्द हैं और ये दोनों ही पद दो पद हैं और ये दोनों ही पद के हैं प्रधान हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जब समास का निर्माण होगा तो और शब्द का लोप हो जाएगा और जब हम विग्रह करेंगे तो राजा और रानी इसका विग्रह होगा। ये लिखा है बच्चों, जिसका अर्थ होता है राजा और रानी। ठीक है, तो आपके पाठ में इसी तरह कई द्वंद्व समास के प्रयोग किया गया है। जो आपने पाठ पढ़ा है हिमालय की बेटियां, इसमें कई सारे द्वंद्व समास आए हैं। तो आप अपने चैप्टर से उनको खोजिए, खुद खोजिए बच्चों, उत्तर मत देखिए, पहले खुद खोजिए और देखिए आपको कितने द्वंद्व समास के उदाहरण आपने इस पाठ में मिलते हैं। उसके बाद आप इस उत्तर को देखिएगा। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर मैं आपको तो बता ही देती हूँ, मैंने कुछ छाट के रखे हुए हैं। तो क्या है ये? छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी, भाव भंगिमा, भाव और भंगिमा, नंग धड़ंग, नंग और धड़ंग, दुबली पतली, दुबली और पतली, माँ बाप, माँ और बाप। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? आप अपने चैप्टर से आप खुद ढूंढिए, आपको कुछ और भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब 5वां प्रश्न है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ये तीनों प्रश्न मैंने इसीलिए लिए हैं भाषा की बात में से, क्योंकि ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे करने में मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तीसरा प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे नदी का उल्टा दीन हो जाता है। देखो, न दी, दी न, देखा ना आपने, शब्द को उल्टा कर दिया, न दी, दी न, तो इसका अर्थ दीन का अर्थ गरीब हो गया। ऐसे ही आप भी ऐसे कुछ शब्द लिखिए जिसे उल्टा करके लिखने पर उसका सार्थक शब्द बन जाता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? सार्थक शब्द बनना चाहिए, निरर्थक नहीं बनना चाहिए। शब्द आपका सार्थक बनना चाहिए जिसका कुछ अर्थ होता है। और प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। संज्ञा का नाम लिखना है, पहले नदी संज्ञा है, ठीक है, और नदी से क्या बना? दीन बना, और दीन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही आप भी बनाइए शब्द बच्चों कुछ। उत्तर तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, नो डाउट, पर आप खुद प्रयास करिए। थोड़ा सा अपने वीडियो को रोक दीजिए, खुद प्रयास करिए, ताकि मजा आएगा। ये खेल है, ये तीनों प्रश्न जो मैंने लिए थे ऊपर, ये तीनों एक खेल हैं। इसको खुद करिए, बहुत मजा आएगा बच्चों। ऐसे खेल भी करने चाहिए कभी कभी। तो बच्चों चलिए, मैं आपके लिए शब्द ले आती हूँ। ठीक है, तो शब्द है वादा। वादा जानते हैं ना, वादा करना, किसी से हम वादा कर लेते हैं तो इसका उल्टा करने पर क्या बन गया? दावा बन गया, और ये भी भाववाचक संज्ञा है। रात आप सबको पता है क्या बन गया? तार, ये भी क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। नाम क्या बन गया? नाम, अच्छा सॉरी, म ना बन गया, ये मान बन गया इसमें, ये तो हमारा गलत हो गया बच्चों, सॉरी। ठीक है, धारा राधा, ठीक है, धारा क्या बन गया बच्चों? राधा बन गया। राखी खीरा बन रहा है ना बच्चों? देखो आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे, कि शब्दों को उल्टा करना है। अभी नाम हमारा नहीं बना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना। नाम को मैंने मान बना दिया था गलती से, वो तो मना बन गया। मना, मना कोई शब्द नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो ये नाम को मैंने गलती से मान बना दिया था, और बनना क्या चाहिए था? मौ ना मौ था। ठीक है, तो ये मौ को लिया पहले हमने, तो म, और फिर ना को लिया ना, मना। अच्छा, मना भी तो शब्द है। ठीक है, मना करना, हम मना कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, वो तभी कहूँ मैं कि इस शब्द ऐसा क्यों हुआ, मेरे लिखने में मात्रा की अशुद्धि हो गई मेरे से। ठीक है, धारा राधा, इसको आप मना लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, इसको आप मना लिख लीजिएगा। राखी खीरा, राही हीरा, कितना अच्छा हीरा शब्द देखो, और किससे बना? वो राही से बना। नव वन,
नमी, मीन। ठीक है, मैंने इसके आगे जात इनके संज्ञा भी लिखे हैं कि किस संज्ञा से रिलेटेड हैं ये शब्द। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। हमारा हिंदी का शब्द भंडार इतना ज़्यादा विस्तृत है, इतना विशाल है कि अनगिनत शब्द हैं। तो आप खुद अपने आप ढूंढिए, शब्द ढूंढिए बच्चों। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए। तो बच्चों, मुझे लगता होगा कि आपको ये वीडियो देख के प्रश्न अभ्यास करने में आसानी रहेगी और आपको चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं तो हमें पाठ गहराई से समझ में आ जाता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट पहले लाइक कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप कर दीजिए, चाहे वो किसी भी विद्यालय में पढ़ते हों। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपने पहले कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया, आप सोच रहे हो सब्सक्राइब अभी करें ना करें, तो अब सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बच्चों, धन्यवाद बहुत बहुत आपका मेरा पूरा वीडियो देखने का। ओके बच्चों, बाय। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।